Yes, welcome to all students in this class. The topic is money and credit. This topic is most interesting topic. We will have to learn something about money and credit. We all know about era. This modern era is basically known as economic era. Economic era. इकोनॉमिक era. अर्थात ये हम अर्थ के युग में अभी जी रहे हैं. तो ये मुद्रा, इसका हिंदी होता है मुद्रा. ये प्रचलन में कब आया? ठीक है. इससे पहले कैसी व्यवस्था थी, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है. वास्तव में मुद्रा बहुत हाल फिलहाल में प्रचलन में आया, किंतु उससे पहले बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन था, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम के रूप में जानते हैं, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली. कि हर कोई व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के स्तर पर नहीं कर पाते थे. आज भी नहीं है. आज तो और हम एक दूसरे पर आश्रित हो गए हैं. पहले हमारी आवश्यकताएं बेहद कम थी. हमें जानकारी का अभाव था. हम विश्व के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते थे. तो उस समय में जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु अथवा सामग्री की आवश्यकता होती थी, तो वो स्वयं के स्तर पर उसको प्रोडक्ट करता था, या फिर जो दूसरा कोई व्यक्ति जो आवश्यक उनके लिए है, ऐसे सामान को उपलब्ध कराने में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से जो जिस प्रकार की वस्तु को तैयार करते थे, और उसको यदि दूसरी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता होती थी, तो दूसरी प्रकार की वस्तु जो है वह तीसरे किसी व्यक्ति के माध्यम से जो तैयार होता था, तो उससे अदला बदली करने का कार्य करते थे. नतीजा ये होता था कि इसमें बड़ा परेशानी आती थी, बड़ी परेशानी आती थी. अब एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है और वो व्यक्ति जूता तैयार करता है. अब वो जिस व्यक्ति को ये नाम की माना कि व्यक्ति को चावल की आवश्यकता है, वो जूता तैयार करता है, तो वैसी स्थिति में वह है, यानी जूता तैयार करता है, उसको आवश्यकता है चावल, तो वो ऐसे व्यक्ति की खोज करते थे जिसके पास में चावल हो. अब मान लीजिए उस चावल, जिनके पास चावल है, वो गए चावल लेने के लिए, तो उन्हें चावल वाले ने कहा कि भाई हम चावल तो है हमारे पास में, चावल दे सकते हैं, किंतु
हमको आपके जूते की आवश्यकता नहीं है। तब वो उनको खोजना होता था कि ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिनको चावल है और उनको जूते लेने की आवश्यकता है, या जिनको चावल है उनको कपड़ा लेने की आवश्यकता है, जिनको कपड़ा है उनको गेहूं लेने की आवश्यकता है, जिनको गेहूं है उनको अन्य कोई वस्तु लेने की आवश्यकता है। तो वैसी स्थिति में भारी परेशानी होती थी कि वैसे व्यक्ति को खोजना जिसको आप जो वस्तु तैयार कर रहे हैं उसकी आवश्यकता उनको है, और आप जिस वस्तु को चाह रहे हैं उनकी आवश्यकता उनके पास में वैसी वस्तु है। तो वैसी स्थिति में वस्तुओं का जो अदला बदली था, का अदला बदली, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता था, क्योंकि ये ढूंढ पाना बड़ा कठिन होता था। किंतु प्रारंभिक कालखंड में हमारी आवश्यकताएं बहुत कम थी, जिसके कारण लोग जैसे तैसे करके वस्तुओं के अदला बदली के माध्यम से अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। किंतु बड़ी परेशानी होती। बाद के कालखंड में मानव सभ्यता का विकास उत्तरोत्तर होते चला गया, तो समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और इसमें बड़ी बड़ी बाधाएं आती थी। जैसे कि आप कलकत्ता में रह रहे हो, आपको समस्तीपुर में आना है, कलकत्ता में आपका अपना जमीन मकान है, आप उनको वहां से जमीन मकान लेकर के समस्तीपुर में आके रह नहीं सकते। तो क्या करना है, तो आपको खोजना है कि कलकत्ता समस्तीपुर वाले ऐसे व्यक्ति जो कलकत्ता में रहना चाहता है और समस्तीपुर में उनका जमीन मकान है, वो आपको दे देगा। आप जाकर के समस्तीपुर में आ जाएंगे और समस्तीपुर वाले कलकत्ता पहुंच जाएंगे रहने के लिए। फिर और भी समस्या उत्पन्न होती थी कि आपका 1 मंजिल का है और किसी का 3 मंजिल का है, तो क्या करेंगे, 2 मंजिल को शेष काट करके पॉकेट में लेके चल देंगे। यह हास्यास्पद प्रश्न है, यानी कि डिविजुअल यानी विभाजन की समस्या थी। फिर दूसरी ओर मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, दूसरा भी उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए आप गेहूं तैयार करते हैं और आपको गांव की आवश्यकता है, तो आप 5 किलो गेहूं लेके जाइए। उस समय किलो प्लस सिस्टम भी नहीं था, थोड़ा कुछ मात्रा में गेहूं लेके चले गए गाय वाले के पास कि भैया हमको आपके गाय की आवश्यकता है, 5 किलो गेहूं ले लो, यानी 1 टोकरी गेहूं ले लो और उसके बदला में आप हमें गाय दे दो। क्या 1 टोकरी गेहूं के बदला में जिनके पास में गाय है और वो गेहूं लेना चाहता है और गेहूं वाला को गाय की आवश्यकता है, वो गाय लेना चाहता है, क्या अदला बदली संभव है? नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1 टोकरी के बराबर गाय का पीस बना करके छीटा में दे दिया जाए, भैया आप भी ले जाओ हम भी लेके चले? तो गाय जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। ये तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं आती थी, जिसके कारण ये वस्तु विनिमय प्रणाली बाद के कालखंड में बेहद बोझिल पेचीदा प्रतीत होने लगा। तब जाकर के
विचार हुआ एक्सपर्टों के द्वारा कि भाई एक कोई माध्यम होना चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो और उसके माध्यम से अन्य किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का अदला बदली हो सके। इसके लिए विचार विमर्श के उपरांत एक सोने की धातु को आधार माना गया, जिसको गोल्ड सिस्टम के नाम से जाना गया। बाद के कालखंड में सिल्वर कॉइन्स जो बहुत दिन तक प्रचलन में रहा, चांदी का सिक्का। आज भी आजकल देखते होंगे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका टेक्निक बड़ा गजब का होता है। देश की सामान्य जनता बहुत भोली भाली जनता होती है और बिजनेसमैन कैसे अतिरिक्त धन कमाने की युक्ति निकाल लेते हैं, ये हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये दीपावली से एक दिन या 2 दिन पहले एक ऐसा पर्व के रूप में लोग मनाते हैं, अधिकांश भारत के अधिकांश भागों में उसको कहते हैं धनतेरस। और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन में ऐसी मान्यता है, पता नहीं किस शास्त्र में है किस पुराण में है, धनतेरस के दिन में कोई न कोई सोना चांदी जिसकी जिस प्रकार की क्षमता है वो जरूर खरीदे। इवेंट की जिनको वो भी कुछ नहीं है तो चम्मचों गिलास कटोरी कुछ भी जरूर लें। तो आप कभी मार्केट में निकलते होंगे इस दिन में तो देखते होंगे बड़ी भीड़ रहती है, खास करके बर्तन के दुकान पर, सोना चांदी के दुकान पर। लगता है कि आम नागरिक अपने घर का अधिकांश पैसा उस दुकानदार भाई को दे करके औने पौने में की वस्तु को बहुत ज्यादा कीमत पर लेने को मजबूर है, क्योंकि ये शास्त्र में है कि आज के दिन जो ऐसी सामग्री को खरीदते हैं उनके घर में लक्ष्मी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है और पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खैर जो भी है उसमें हमको नहीं जाना है। ये चांदी का सिक्का, फिर चांदी के सिक्का के बाद भी और डेवलप रूप आया तो फिर एल्युमिनियम का सिक्का, कॉपर का हुआ, फिर एल्युमिनियम का हुआ। इसके बाद भी उसमें कुछ समस्याएं आने लगी कि ढोने में, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपये यहां से पटना लेके जाना है समस्तीपुर से और सिक्का सिस्टम है तो आपको बोरा में बांध के माथा पर ले करके जाना पड़ेगा सिक्का को। तो समस्या आती थी। तो उत्तरोत्तर उस समस्या के समाधान के क्रम में ये कागजी रुपये का प्रचलन हुआ। और कागजी रुपये का जब प्रचलन हुआ, ये सर्वप्रथम 1770 ईस्वी में कलकत्ता में, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कलकत्ता में था, वहीं पर पहला कागजी रुपये का को जारी किया गया। और उसके बाद के कालखंड में उसका डेवलप्ड थोड़ा सा रूप बदल करके 1805-6 की बात है, उसमें एक परिष्कृत रूप देखने को मिला। और बाद के कालखंड में तो आज स्थिति हम यहां तक पहुंच गए हैं कि इतने बड़े बड़े नोट हैं कि पॉकेट में भी 2-4-5 लाख रुपया लेके आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। अब तो और भी इतना डेवलप्ड स्थिति बन गई है कि आपको रुपया पॉकेट में ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है, जान का भी जोखिम नहीं, खतरा नहीं है। अकाउंट से अकाउंट में फिर मतलब हो जाता है। घर बैठे बैठे देश दुनिया के किसी भी कोने में आप दे सकते हैं, रुपया एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों को
जानना है कि ये मुद्रा प्रचलन में आया जो विनिमय का माध्यम बना। यह मुद्रा क्या है? यह मुद्रा किसी भी वस्तु और सेवा के अदला बदली का बेहतरीन यह माध्यम बन गया है। आज के परिवेश में, आधुनिक युग में मुद्रा सर्वमान्य विनिमय का माध्यम बन चुका है। डिफिनेशन भी मैंने डिफरेंट रूप में दिया है, क्योंकि ये सब क्लास के लिए हमें ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। कुछ इंट्रोडक्शन को आपको जानना ही था। अब जाने मुद्रा कितना इंपॉर्टेंट है। मुद्रा वह धुरी है, वह ऑर्बिट है, वह अक्ष है जिसके चारों तरफ दुनिया की तमाम आर्थिक गतिविधियां चक्कर काटती रहती है। अब है कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। विदाउट द हेल्प ऑफ मनी यू कैनॉट डू एनीथिंग। अर्थात बिना रुपये के, बिना मुद्रा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस मुद्रा को हम जानते हैं, जानना हमारे लिए जरूरी होता है। आज का युग अर्थ का युग है, मुद्रा का युग है। और जब मुद्रा की बात होती है तो बैंक स्वतः मन में बैंक की परिकल्पना होने लगती है। तो हम लोग मुद्रा के बारे में यही जानते हैं। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। सरकार के द्वारा ये मान्यता है, भरित किया हुआ है। उसको किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवा के अदला बदली में सरकार की ओर से जारी किया गया ऐसा नोट्स होता है, ऐसे कागज होते हैं जिसको प्रत्येक व्यक्ति को मानना होता है और उस वस्तु की अदला बदली का वह बेहतरीन माध्यम बन गया है। इसीलिए आज हम लोग मुद्रा पर चर्चा किए हैं। तो मुद्रा वह धुरी है जिसके माध्यम से दुनिया की तमाम गतिविधियां संचालित होती है। ये तो क्लियर हो गया। अब है, और बार्टर सिस्टम को आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हम लोग को चर्चा करनी है कि जब रुपया है तो रुपया का तो फंड होना चाहिए, जगह होना चाहिए। उसको कितने मात्रा में छापने की आवश्यकता होती है, कौन छापता है, इन तमाम तथ्यों पर हम लोग अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। और बैंक पर चर्चा करेंगे कि बैंक की क्यों आवश्यकता हुई। तो इसको आप इस टॉपिक को पढ़कर आएंगे। बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही आप लोगों का ऑफलाइन क्लास शुरू होगा। तब घंटा 2 घंटा का इस पर एक एक पीरियड जब चलेगा तो डिटेल्स में आपको जानकारी मिल पाएगी। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।